नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी पहली वीडियो आप लोगों के पास आ चुकी है। 1707 से लेकर हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो मुगलों के पतन के कारण थे उनका अध्ययन कर लिया था और आज हम उत्तरवर्ती मुगल काल का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो 2 या 3 वीडियोस में उत्तरवर्ती मुगल काल पूरा समाप्त हो जाएगा। और देखिए, ये सब कुछ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि 1757 से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें प्रारंभ होती हैं, जहां से मेंस से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। उससे पहले का यानी कि 1707 से लेकर 1757 तक लगभग 50 वर्ष का ये जो काल है, इस काल में आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा से प्रश्न बनते हैं। मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन अध्ययन करना आवश्यक है और इसका एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना आवश्यक है। यह नहीं कि हम हर चीज को वन लाइनर्स की तरह लें या हर चीज को एक दिवसीय परीक्षा की तरह लें। एक सिस्टमेटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में और एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, तब ही हमको सफलता प्राप्त होगी। पिछली वीडियो में मैंने एक मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था, हालांकि वो सब्जेक्ट मेंस में नहीं आता है, लेकिन एक उत्तर लेखन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक सिर्फ डेमो आपके लिए आंसर लिखने के लिए कहा था। हम लोगों ने कहा था कि कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से मुगलों का पतन होना प्रारंभ हुआ, उस पर एक क्वेश्चन लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में उस चीज को भेज दीजिएगा और या फिर मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से भी हम लोग इस तरह का अध्ययन करते रहे हैं, तो आप वहां पर भेज दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी को भी कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरा जो है पंच ऋषि क्लासेस के नाम से है, उसको भी आप लोगों के लिए ओपन हम लिंक दे देंगे फेसबुक के माध्यम से। वहां पर भी आप अपने आंसर को भेज सकते हैं। तो पूरा एक अध्ययन करेंगे हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लेवल का, जिससे कि कोई भी चीज हमसे छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने एक अपनी पुरानी वीडियो देख ली होगी आप लोगों ने, और आज हम उत्तरवर्ती मुगल काल का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार औरंगजेब की जब हत्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और आज हम उसी संघर्ष को देखेंगे और संघर्ष में देखेंगे कि कौन कौन किस प्रकार राजा बनता है। हम लोगों ने देखा कि एक मानचित्र के माध्यम से, मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है और मानचित्र को आप लोग अवश्य बनाते रहिएगा। एक मानचित्र के माध्यम से देखा कि जिस वक्त औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस वक्त 21 प्रांतों पर मुगलों का आधिपत्य था। 21 प्रांतों पर 14 प्रांत आपके उत्तर भारत में थे, 6 प्रांत आपके दक्षिण भारत में थे और एक आपका जो वर्तमान का काबुल वाला हिस्सा है वहां पर था। कुल 21 प्रांतों पर अधिकार था औरंगजेब का। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो जीवित 3 पुत्र देखने को मिलते हैं। वैसे 5 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्र की मृत्यु औरंगजेब के ही समय में हो जाती है। तो जीवित 3 पुत्र होते हैं, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है और उस युद्ध में अंततोगत्वा जाकर मोहम्मद मुअज्जम की जीत होती है और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग एक बार देख लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका लिखेंगे और लिख भी आप लोग हाथ के हाथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। सुंदर से नोट्स बनाइएगा, जिससे कि परीक्षा के लिए बहुत आपके लिए उपयोगी रहे। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने देखा कि जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो 3 पुत्र थे, इन 3 पुत्रों के हाथ में वे अपने अपने क्षेत्र को पहले से ही विभाजित करके रखता है। 3 पुत्र मैंने बताया, जो जीवित पुत्र थे वो 3 थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। इन तीनों के बीच में वे अपने राज्य का बंटवारा या अपने सामने ही वो सूबेदार बना देता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। मार्कर थोड़ा सा लीक कर गया है, ये इसको साफ कर ले, फिर शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यहां से प्रश्न बनता है, आलमगीर फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके 5 पुत्र थे। इसके 5 पुत्र थे। कौन कौन से? मोहम्मद मुअज्जम,
मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान, और मोहम्मद सुल्तान से बड़ा था अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, और तीसरा था मोहम्मद सुल्तान, या सुल्तान मोहम्मद भी कहा जाता है इसके लिए, सुल्तान मोहम्मद, मोहम्मद सुल्तान, और सबसे छोटा था मोहम्मद कामबख्श, मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, तो 5 पुत्र थे और इन 5 पुत्रों में अकबर सेकंड और मोहम्मद सुल्तान औरंगजेब के समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जीवित पुत्र होते हैं 3, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, अब इन 3 पुत्रों को उसने विभिन्न क्षेत्रों में सूबेदार बना दिया था। 21 प्रांत थे, हम लोगों ने देखा, अभी हम इसको लिखेंगे भी। 21 प्रांत थे औरंगजेब के अधीन। इन 21 प्रांतों में एक फ्रेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका अध्ययन करेंगे। 21 प्रांतों में से 14 प्रांत उत्तर भारत में थे। कितने? 14 प्रांत किस में थे? उत्तर भारत में थे, उत्तर भारत। 6 प्रांत थे दक्षिण में, 14 6 20, और एक काबुल वाला हिस्सा जो अफगानिस्तान है वर्तमान में, वो वाला हिस्सा था। यानी कि 21 प्रांतों पर अधिकार था और ये सारे के सारे प्रांत यहां पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें एक काबुल वाला हिस्सा, कंधार वाला हिस्सा, ये रहा। उसके बाद आपका गुजरात से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दक्षिण भारत का हिस्सा, खानदेश, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदाबाद या गुजरात। तो ये सारे क्षेत्र कौन से कहलाएंगे? दक्षिण भारत के। ठीक है, ये वाला हिस्सा। इसके अलावा ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका पश्चिम उत्तर प्रांत। ठीक है, कौन सा कहलाएगा? पश्चिम उत्तर प्रांत कहलाएगा। जबकि गुजरात वाला हिस्सा जो है ये भी अलग था, ये था। ठीक है, और अजमेर, मालवा और अहमदाबाद वाला हिस्सा अलग था और इस तरफ का हिस्सा अलग था। यानी कि औरंगजेब के समय में पूरे उनके साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित करके रखा हुआ था। ठीक है, 14 प्रांत उत्तर में थे, 6 प्रांत दक्षिण में थे और एक काबुल वाला हिस्सा था। अगर हम पुत्रों की बात करें तो जो गुजरात वाला हिस्सा था, गुजरात वाले हिस्से पर बैठा हुआ था मोहम्मद आजम। कौन? मोहम्मद आजम। यानी कि सूबेदार जिसको बनाया था वो था मोहम्मद आजम। दक्षिण वाला हिस्सा जो था, बीजापुर वाला हिस्सा, इस पर बनाया था मोहम्मद कामबख्श के लिए। इस पर कौन बैठा हुआ था? कामबख्श। और काबुल और कंधार वाला जो हिस्सा था, इस पर बैठा हुआ था मुअज्जम। और मध्य का भाग या पूरब का भाग स्वयं औरंगजेब देख रहा था। कौन? औरंगजेब देख रहा था। तो इस तरह उसने अपने राज्य को विभाजित किया। दक्षिण वाला हिस्सा कामबख्श को दे दिया, पश्चिम वाला हिस्सा आजम को दे दिया, पश्चिमोत्तर प्रांत दे दिया मुअज्जम के लिए, और मध्य वाला भाग उसने स्वयं अपने अधीन रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये लोग स्वतंत्र हैं, ये लोग सूबेदार हैं और औरंगजेब के अधीन ही हैं। ठीक है, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद शुरू हो जाता है संघर्ष। क्या शुरू होता है? संघर्ष होता है, सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि यहां पर कोई उत्तराधिकार के लिए नियम बने हुए नहीं थे और उत्तराधिकार के लिए नियम न बने होने की वजह से इनके सारे पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की आगरा के निकट मृत्यु हो जाती है, उस समय कहां पर मृत्यु होती है? आगरा के निकट एक स्थान है अहमदनगर। ठीक है, आगरा के पास अहमदनगर के स्थान है, वहां पर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो तीनों पुत्रों के पास समाचार पहुंचता है। अब आप इस नक्शे को देखकर खुद ही पहचान सकते हो कि सबसे पहले अहमदनगर कौन पहुंचेगा। सबसे नजदीक था मोहम्मद आजम और मोहम्मद आजम सबसे पहले पहुंचता है अहमदनगर।
और वहां पर उसे औरंगजेब का वजीर मिलता है असद खां, और असद खां की हेल्प से वह अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। कौन? असद खां की मदद से मोहम्मद आजम अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन मृत्यु के समाचार सुनते ही कामबख्श भी वहां से चल दिया, मुअज्जम भी कंधार से चल दिया था, लेकिन चूंकि दूरी ज्यादा थी इसलिए उसे पहुंचने में देरी लगी। जहां मोहम्मद आजम ने अपने आप को 14 मार्च 1707 को 14 अभी हम लिखेंगे इसको 14 मार्च 1707 को बादशाह घोषित कर दिया। किसकी मदद से? औरंगजेब के एक वजीर है असद खां की मदद से। असद खां की मदद से इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। कुछ समय बाद मुअज्जम पहुंचता है, आगरा की तरफ चल देता है। उसे खबर मिलती है कि उसके भाई ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया है। तो एक जगह मिलती है पुल ए शाहदौला, रास्ते में एक स्थान मिलता है पुल ए शाहदौला, और पुल ए शाहदौला में मुअज्जम अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। पुल ए शाहदौला नामक स्थान पर मुअज्जम अपने आप को भी बादशाह घोषित कर देता है। यानी कि एक ही समय में मुगल सल्तनत के यहाँ पर दो बादशाह देखने को मिल रहे हैं, मोहम्मद आजम और उसका बड़ा भाई मुअज्जम। अब ये मुअज्जम फिर बढ़ता है आगरा की तरफ, और आगरा के पास में एक स्थान है सामूगढ़, वहां पर एक और स्थान है उसका उप स्थान जजाओ। वहां पर दोनों के बीच में मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में मैं कामबख्श बोल दिया, आजम के बीच में, मुअज्जम और आजम के बीच में संघर्ष होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद आजम और उसके दो पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस पूरे हिस्से पर अधिकार हो जाता है मुअज्जम का। क्लियर हो रही है आप लोगों की बात? पिता की मृत्यु के बाद कामबख्श अपने स्थान से नहीं हिलता है। कामबख्श जहां था वहीं पर रहता है और वो दक्षिण भारत से ही संतुष्ट था। लेकिन मुअज्जम संतुष्ट नहीं होता। मुअज्जम उन सारे क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता है जहां पर औरंगजेब का अधिकार था, और ये चल देता है दक्षिण की तरफ, अपने भाई कामबख्श पर ये चढ़ाई कर देता है। और 1709 में, जनवरी 1709 में जाकर ये हैदराबाद के निकट मोहम्मद कामबख्श से भी युद्ध कर बैठता है, और इस युद्ध में मोहम्मद कामबख्श मारा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद कामबख्श मारा जाता है। यानी कि पूरे क्षेत्र पर, जो कि औरंगजेब का पूरा क्षेत्र था, उस पर एकमात्र उसका उत्तराधिकारी बनता है मुअज्जम, और ये मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो एक बैकग्राउंड आप लोगों ने समझ लिया कि हुआ क्या था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अब इन सब चीजों को हम लोग लिखते चलेंगे, और फटाफट अपने कागज और पेन निकालिएगा, इन सारी चीजों को एक बार पूरा लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। एक फ्रेमिंग आप लोगों को मालूम पड़ गई, एक आइडिया लग गया आप लोगों को कि क्या क्या हुआ। देखिए, मानचित्र बनाना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप लोग मानचित्र जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मानचित्र के बगैर चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, आप खुद ही देख लीजिएगा, दक्षिण में कामबख्श बैठा हुआ है, वहीं पश्चिम में आजम बैठा हुआ है, और काबुल और कंधार वाले क्षेत्र पर मुअज्जम बैठा हुआ है। दूरी के हिसाब से आप खुद देख लीजिएगा कि आजम सबसे पहले आगरा पहुंच पाएगा, कामबख्श को मतलब नहीं था, और मुअज्जम उसके बाद पहुंच पाता है, और फिर दोनों के बीच में संघर्ष होता है, आजम और मुअज्जम के बीच में। ठीक है, इस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, लिखिएगा 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में, लिखिएगा 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक नए युग का प्रारंभ होता है। एक नए युग का प्रारंभ होता है। एक नए युग का प्रारंभ होता है, जिसे उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक नए युग का प्रारंभ होता है, जिसे उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। अब
जरा एक बार उस वक्त की पृष्ठभूमि पर देख लेते हैं। लिखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र जीवित थे। उसके, इस तरह लिखिएगा, उसके 5 पुत्रों में से, उसके 5 पुत्रों में से 3 पुत्र जीवित थे। 3 पुत्र जीवित थे। कौन कौन से जीवित थे आप लोगों को मालूम ही है, नाम लिख लीजिएगा 1 2 3 कर। पहला था मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम। दूसरा था मोहम्मद आजम, और तीसरा था मोहम्मद कामबख्श। कामबख्श। चाहे तो इनका जो जिस क्षेत्र की इनको दीवानी प्राप्त थी वो क्षेत्र में लिख लीजिएगा। अगर मोहम्मद मुअज्जम के आगे लिखिएगा आप लोग काबुल कंधार वाला क्षेत्र, यानी कि वर्तमान जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, काबुल का। मोहम्मद आजम गुजरात में था, यानी कि भारत के पश्चिम में था, और कामबख्श दक्षिण में था, यानी कि बीजापुर, बीजापुर का इसको सूबेदारी दी हुई थी। मोहम्मद मुअज्जम का था काबुल में था, आजम गुजरात यानी कि भारत के पश्चिमी हिस्से में था, और कामबख्श बीजापुर यानी कि दक्षिणी हिस्से में था। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाए लिखिएगा, इसके 2 पुत्र, इसके 2 पुत्र अकबर सेकंड, अकबर सेकंड तथा सुल्तान मोहम्मद या मोहम्मद सुल्तान, कुछ भी लिख लीजिएगा, सुल्तान मोहम्मद, इसके 2 पुत्र सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु औरंगजेब के समय हो गई थी। औरंगजेब के समय ही हो गई थी, ही हो गई थी। ठीक है, 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, अकबर सेकंड और मोहम्मद सुल्तान की या सुल्तान मोहम्मद की। बाकी 3 पुत्र जीवित थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका साम्राज्य 21 प्रांतों में था। लिखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका साम्राज्य, उसका साम्राज्य 21 प्रांतों में था। 21 प्रांतों पर था या 21 प्रांतों में था। 21 प्रांत कौन कौन से थे देखिएगा, 14 प्रांत उत्तर भारत में, 14 प्रांत उत्तर भारत में, 6 प्रांत दक्षिण में, और 1 काबुल वाला हिस्सा। ठीक है, तो 21 प्रांतों में उसका अधिकार था। क्लियर है? चलिए लिखिएगा, ये हम लोगों ने लिख लिया कि कौन कौन किस क्षेत्र पर था। अब हेडिंग डालिएगा, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। हेडिंग डालिएगा, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। आप लोगों को दिख रहा है? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। हेडिंग डालिएगा, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। ठीक है, अब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष क्या था, इस चीज को हम लोगों ने देख लिया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे नजदीक था उसका मोहम्मद आजम जो पुत्र था, ये सबसे पहले आगरा पहुंचता है, अहमदनगर पहुंचता है, और 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। 14 मार्च 1707 को औरंगजेब के वजीर असद खां की मदद से अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। मृत्यु का समाचार जैसे ही मिलता है वैसे मुअज्जम भी तुरंत चल देता है, लेकिन चूंकि दूरी ज्यादा है इसलिए उसे पहुंचने में टाइम लगता है। और जब वो पहुंचता है
और पहुंचने पर जिससे मालूम पड़ता है उसके भाई मोहम्मद आजम ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया है, तो वो एक स्थान मिलता है पुल ए शाहदौला। पुल ए शाहदौला में स्वयं को भी बादशाह घोषित कर देता है और चल देता है आजम की तरफ। और आजम के पास आगरा के पास एक स्थान है सामूगढ़, वहां पर एक स्थान है जजाओ, वहां पर इन दोनों के बीच में जजाओ का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद आजम पराजित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, साथ में उसके दो पुत्र की भी मृत्यु मोहम्मद मुअज्जम कर देता है। तो इस तरह पश्चिमोत्तर प्रांत और मध्य वाला हिस्सा और पश्चिम वाले हिस्से पर अधिकार हो जाता है अब मुअज्जम का। ठीक है, दक्षिण बचता है और दक्षिण के लिए भी वो इसके 2 साल बाद यानी कि 1709 में चढ़ाई कर देता है अपने भाई मोहम्मद कामबख्श पर, और कामबख्श को भी वो हैदराबाद के निकट एक युद्ध में पराजित कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो इस तरह मोहम्मद मुअज्जम पूरे ही औरंगजेब के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो गद्दी पर बैठता है। फिर हम अध्ययन करेंगे अभी बहादुर शाह प्रथम का, इतना नोट कर लेते हैं उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए। लिखिए, औरंगजेब की मृत्यु का समाचार पाकर, औरंगजेब की मृत्यु का समाचार पाकर, मृत्यु का समाचार पाकर सबसे पहले मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचता है। अहमदनगर पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है और औरंगजेब के वजीर असद खां की मदद से 14 मार्च 1707 को स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई? घोषित कर देता है किसकी मदद से? असद खां की मदद से, जो कि औरंगजेब का वजीर था। ठीक है, इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद इसका बड़ा पुत्र मुअज्जम भी अहमदनगर की तरफ चल देता है। इसी में लिख लीजिएगा, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है। मृत्यु का समाचार पाकर, किसकी मृत्यु का? औरंगजेब की मृत्यु का समाचार पाकर औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि सबसे बड़ा था मोहम्मद मुअज्जम, मृत्यु का समाचार पाकर औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद मुअज्जम भी अहमदनगर की तरफ चल देता है। अहमदनगर की ओर या की ओर चल देता है और पुल ए शाहदौला नामक स्थान पर पहुंचकर पुल ए शाहदौला नामक स्थान पर पहुंचकर स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। स्थान पर पहुंचकर स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ऊपर बिगाड़ लेते हैं, ये बिगाड़ देता हूं मुअज्जम, और ये आप लोग नोट कर लिया होगा इसमें, इस मैप को आप लोगों ने। पुल ए शाहदौला पहुंचकर स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है,
घोषित कर देता है। उधर आजम ने भी कर दिया अपने आप को बादशाह घोषित, और मुअज्जम भी अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब क्या होगा, दोनों के बीच में संघर्ष होना निश्चित हो गया है। किसके बीच में? मुअज्जम और मोहम्मद आजम, दो पुत्रों के बीच में, जो सबसे बड़ा उससे छोटे पुत्र थे, दोनों के बीच में यहाँ पर अब संघर्ष होना निश्चित हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। अब जो मुअज्जम है ये पहुंचता है आगरा, और आगरा के पास में एक स्थान है सामूगढ़, वहां पर एक और स्थान है जजाओ। इन दोनों में जजाओ नामक स्थान पर जजाओ का युद्ध होता है। 12 जून 1707 को पहुंचता है और 18 जून 1707 को दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, लिखिएगा। मुअज्जम 12 जून 1707 को आगरा पहुंचता है। कब पहुंचता है? 12 जून 1707 को आगरा पहुंचता है, और 18 जून 1707 को आगरा के निकट, कौन सा स्थान बताया था? आगरा के निकट कौन सा स्थान था? सामूगढ़। आगरा के निकट सामूगढ़ नामक स्थान पर, आगरा के निकट सामूगढ़ के निकट, आगरा के निकट सामूगढ़ है और सामूगढ़ के निकट जजाओ नामक स्थान है। सामूगढ़ के निकट जजाओ में, ठीक है, ये स्थान समझ लीजिएगा कहां पर है? आगरा में। देखिए अहमदनगर, आगरा के पास में अहमदनगर था जहां पर औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसी के पास में आगरा उस वक्त राजधानी थी, और आगरा को उसके निकट एक सामूगढ़ नामक स्थान है, और सामूगढ़ के निकट जजाओ नामक स्थान पर, वहां पर दोनों के बीच में संघर्ष होता है। इसी को लिखिएगा। सामूगढ़ के निकट जजाओ में मोहम्मद मुअज्जम और आजम के बीच में संघर्ष होता है। मोहम्मद मुअज्जम और आजम के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। लिख लीजिएगा। मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच में, मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच संघर्ष होता है। मुअज्जम के बीच, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक समझ में आ रहा है? के बीच संघर्ष होता है। बीच क्या होता है? संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में मोहम्मद आजम और उसके दो पुत्र की मृत्यु हो जाती है। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस संघर्ष में आजम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मोहम्मद आजम समझ जाइएगा। आजम और उसके दो पुत्र वीदरवक्त और बालाजहा, संघर्ष में आजम और उसके दो पुत्र कौन कौन से नाम कहते हैं? वीदरवक्त और बालाजहा। दो पुत्र वीदरवक्त और बालाजहा की मृत्यु हो जाती है, और बालाजहा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा मध्य भारत, पूरा पश्चिम का हिस्सा और काबुल वाला हिस्सा अधिकार में आ जाता है अब मुअज्जम के। लेकिन दक्षिण में अभी भी कामबख्श बैठा हुआ था। ठीक है, लिखिए, बालाजहा की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम का मतलब गुजरात वाला हिस्सा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुजरात, पर मुअज्जम का अधिकार हो जाता है। मुअज्जम का अधिकार हो जाता है, लेकिन दक्षिण अभी भी कामबख्श के कब्जे में है। लेकिन बीजापुर का मतलब दक्षिण भारत, बीजापुर वहां की राजधानी थी,
उसका कंट्रोल जो था बीजापुर से किया जाता था। पूरे दक्षिण भारत का जो 6 प्रांत थे उन सबका पूरा जो केंद्र था वो बीजापुर था, इसलिए बीजापुर लिख लेंगे। लेकिन बीजापुर पर अभी भी, मैं कामबख्श लिख रहा हूं, मोहम्मद कामबख्श नहीं लिख रहा, मोहम्मद कामबख्श है वैसे, अभी भी कामबख्श का अधिकार था, कामबख्श का अधिकार था। यह बात 1707 की कर रहे हैं हम, ठीक है, अधिकार था। तो इतनी बात समझे आप लोग। अब ये जो मुअज्जम है ये अपने भाई कामबख्श की तरफ जाएगा और उसके साथ युद्ध करेगा। लेकिन इस दौरान यानी 1707 से लेकर 1709 के बीच में, 1707 से लेकर 1709 के बीच में कुछ स्थानीय सरदार थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। कौन कौन से स्थानीय अधिकार नेता थे उनको देख लेते हैं। देखिए यहां पर दिल्ली के पास का जो एरिया है, यहां पर जाट बहुत ज्यादा सक्रिय थे, जिनमें उनका नेता था चूड़ामन। जाट नेता कौन था? चूड़ामन था। वहीं हम देखेंगे कि छत्रसाल, जो बुंदेली नेता हैं छत्रसाल, वो भी विद्रोह करते हैं। इसके अलावा अजीत सिंह, राजस्थान में आपको अजीत सिंह मिलेंगे, इन लोगों ने भी विद्रोह को कर दिया था। किन किन ने करा था? जाट नेता चूड़ामन थे, इसके अलावा अजीत सिंह थे जोधपुर में, और बुंदेला नेता थे छत्रसाल। इन लोगों ने वहां पर क्या किया, ये लोग भी वहां पर स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। समझिए क्या, दिल्ली के आसपास चूड़ामन बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड में बुंदेला नेता है छत्रसाल, और राजस्थान में अजीत सिंह। ये लोग भी अपने बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग थे। साथ में औरंगजेब की नीति राजपूतों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ और बुंदेलों के खिलाफ बहुत गलत नीति थी, और ये लोग स्वतंत्र होना चाह रहे थे मुगल सल्तनत से। लेकिन चूंकि औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था, इसलिए ये लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह प्रथम आता है, और बहादुर शाह प्रथम उतना मजबूत नहीं है, अभी तो मुअज्जम था, वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है 1707 में, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था कि इन सरदारों को कंट्रोल कर सके। ये सरदार हालांकि कंट्रोल कर लिया था उसने, लेकिन ये सरदारों के मन में एक भावना थी कि हम स्वतंत्र हो जाएं। इसलिए ये लोग भी इन क्षेत्रों में, जो कि पश्चिमी का हिस्सा और मध्य का भारत का हिस्सा है, यहां पर विद्रोह करते थे। और 2 साल जो मुअज्जम है वो इनके विद्रोह को दबाने में ही लगा रहता है। लिखिएगा, मुअज्जम, लिखिएगा मुअज्जम 1707 में, देखिए शाहपुले शाहदौला नामक स्थान पर जब वो बैठा था, उस वक्त वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर बैठता है। मुअज्जम 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ, प्रथम की उपाधि के साथ, उपाधि के साथ, उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गद्दी पर बैठते ही, गद्दी पर बैठते ही उसे स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा, स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने करना पड़ा, लेकिन उसने सहिष्णुता से, जो कि औरंगजेब की कमी थी, औरंगजेब के पतन का कारण भी था उसने, कि राजपूत राजा, जो कि अकबर के समय से नीति चली आ रही थी कि स्थानीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन औरंगजेब ने उस नीति को नहीं स्वीकार किया, और यही औरंगजेब के समय से उसके पतन का कारण बना था। तो उसके विपरीत बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम ने सहिष्णुता की नीति को अपनाया, लेकिन सामना करना पड़ा, लेकिन सहिष्णुता से उसने इन विद्रोहों को दबा दिया, इन विद्रोहों को दबा दिया। ठीक है, कौन कौन से विद्रोह थे? उस समय था एक जाट नेता चूड़ामन। जाटों का स्थान कौन सा था? दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, ये जाट का क्षेत्र था, और यहां पर ये काफी सक्रिय थे। जाट नेता चूड़ामन था।
बुंदेला नेता छत्रसाल बुंदेला और अजीत सिंह जो कि जोधपुर का शासक था, या जोधपुर की जिस पर सूबेदारी थी वो था अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने 2 बार यहां पर विरोध किया था। जोधपुर के अजीत सिंह तो 2 साल मुअज्जम इन सबको ही कंट्रोल करने में और इन सबको अपने साथ मिलाने में लगा रहा। जहां पर एक जाट नेता चूड़ामन को देखने को मिलता है, तो चूड़ामन बंदा बहादुर के खिलाफ बहादुर शाह प्रथम का साथ देते हैं। किनके खिलाफ? लिख लीजिएगा यहां पर, बंदा बहादुर के खिलाफ। बंदा बहादुर कौन है इसका हम जब जिक्र करेंगे, जब हम सिख पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जब राजनीतिक गुरु की बात आती है तो बंदा बहादुर पहले राजनीतिक गुरु थे सिखों के, जिन्होंने सिखों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की, सारे मिसलों को इकट्ठा करने की कोशिश की, और उन्होंने उस समय फर्रुख सिंह के दांतों तले चने चबा दिए थे। अभी हम पढ़ेंगे लोहरगढ़ का किला पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो बंदा बहादुर जो कि सिखों के पहले राजनीतिक गुरु थे, उनके खिलाफ बगावत में, उनके खिलाफ युद्ध में चूड़ामन ने यहां मुअज्जम का साथ दिया था। ठीक है, तो इन लोगों के 3 लोगों के कंट्रोल करने में उसे 2 साल लग गए। इस 2 साल के बाद जनवरी 1709 में वह जाता है दक्षिण अभियान की तरफ और अपने भाई कामवक्स को वहां पर पराजित कर देता है। चलिए आगे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए लिखिएगा। 13 जनवरी 1709 को 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम हैदराबाद के निकट कामवक्स को पराजित करता है। कामवक्स को पराजित कर हत्या कर देता है, पराजित कर मार देता है। और इस प्रकार नेक्स्ट निष्कर्ष में लिखिएगा आप लोग, इस पैरा के बाद लिखिएगा, और इस प्रकार नेक्स्ट पैरा में लिखिएगा, और इस प्रकार त्रावणकोर राज्य को छोड़कर, देखिए नीचे वाला जो मदुरई वाला क्षेत्र त्रावणकोर राज्य है, त्रावणकोर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर मुअज्जम का कब्जा हो जाता है। इस प्रकार त्रावणकोर राज्य को छोड़कर कौन सा त्रावणकोर? देखिए इस मैप में देखिए नीचे वाला हिस्सा ही, राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर मुअज्जम, या ब्रैकेट में लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम या ब्रैकेट में लिखिएगा बहादुर शाह फर्स्ट का अधिकार हो जाता है, क्लियर? तो इस तरह यहां पर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है और मुअज्जम सभी क्षेत्रों में जिस पर औरंगजेब का अधिकार था उन सारे क्षेत्रों पर अब मुअज्जम का अधिकार हो जाता है। अब हम बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम की। ठीक है, ये पूरा उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष देख लिया। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह प्रथम का अध्ययन करेंगे। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम था, और इस चीज को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। चलिए इसको लिखेंगे नेक्स्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मोहम्मद मुअज्जम के बारे में या बहादुर शाह के बारे में। एक बार इसके बारे में सोच लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की अवस्था में 1707 को गद्दी पर बैठता है। पूरा संघर्ष आप लोगों ने यहां पर देख लिया। ये जो मुअज्जम है ये राजौरी के एक शासक है राजा राजू, उनकी पुत्री है नवाब बाई, उनके गर्भ से पैदा हुआ था। राजौरी के शासक राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से पैदा हुआ था,
और इस पूरे संघर्ष को आप लोगों ने देख लिया। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसे कभी भी अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वयं भी अपने पिता को जेल में डालकर शासक बनता है, इसलिए उसको हमेशा लगता है कि उसका कोई ना कोई पुत्र उसकी भी हत्या करके शासक बन जाएगा, इसलिए उसे हमेशा ये डर मन में सताता रहता है। इसलिए उसने अपने किसी भी पुत्र पर ज्यादा विश्वास नहीं किया था। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष में हमने देखा कि मुअज्जम गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम यहाँ पर अपनी एक जो गलती औरंगजेब द्वारा की गई थी उसको सुधारने का प्रयास करता है। जहां औरंगजेब ने काफी धर्मांधता के अंधकार में, या धर्मांधता में जो शासन किया था, शरीयत के अनुसार शासन करने के उसने प्रयास किया, जबकि भारत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी और उस पर वो शरीयत के अनुसार शासन करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे राजपूत राजा, बहुत सारे सिख, बहुत सारे मराठा और जो क्षेत्रीय स्तर के नेता थे, ये औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ थे और यही कारण देगा कि धीरे धीरे उसका पतन की ओर बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये जो लोग नाराज थे, इन सारे नाराज लोगों को उसने नाराजगी दूर करने की कोशिश की और एक धार्मिक सहिष्णुता के माहौल में वे अपना शासन करना प्रारंभ करता है। उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए। अच्छे कामों के तहत उसने साहू जी को रिहा कर दिया था। संभाजी के पुत्र साहू जी को, जो कि पोते थे शिवाजी के, उनको 1689 से 1689 से औरंगजेब ने कैद करके रखा हुआ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी पर बैठते ही उनको आजाद कर दिया। हालांकि इतिहासकार इसमें बहादुर शाह की चालाकी मानते हैं, उसकी धार्मिक सहिष्णुता को नहीं मानते, बल्कि उसकी चालाकी मानते हैं। और चालाकी यह थी कि उस वक्त मराठवाड़ा में जो शासन चल रहा था वो राजा राम की विधवा ताराबाई के द्वारा चल रहा था। ठीक है, ताराबाई संरक्षिका थी और वो पूरे मराठों का उस वक्त शासन चला रही थी। लेकिन उस पर अधिकार, उस पर जो ज्येष्ठता का कानून है हिंदू पदशाही में, ज्येष्ठता के अनुसार साहू जी को वहां पर अधिकार होना चाहिए था। तो यहाँ पर साहू जी को मुक्त करने का जो कारण था वो ये था कि ताराबाई और साहू जी के बीच में आपस में युद्ध करा दिया जाए, और जिसकी वजह से उनमें अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा मराठवाड़ा में। और इसी चाल के तहत बहादुर शाह प्रथम ने जुल्फिकार खां के कहने पर उनको मुक्त कर दिया था साहू जी के लिए। ठीक है, तो ये उसकी धार्मिक सहिष्णुता भी कही जा सकती है। कुछ इतिहासकार धार्मिक सहिष्णुता भी कहते हैं और कुछ इतिहासकार इसमें उसकी रणनीतिक राजनीतिक चालाकी भी कहते हैं। इसके अलावा उसने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह को कुछ सारे मंसब देकर उनकी जो स्वायत्ता थी उसको स्वीकार किया। हालांकि उनको पूरी तरह स्वतंत्र नहीं किया, अधीन रहा मुगल दरबार के, लेकिन उनको कुछ मनसब प्रदान किए गए। इसके अलावा उन्होंने चूड़ामन के साथ, छत्रसाल के साथ, अजीत सिंह के साथ, जो कि उस वक्त जाट नेता थे, बुंदेलर नेता थे और क्षत्रिय नेता थे, राजपूत थे, उनके साथ उसने बहुत सारे संबंध स्थापित किए अपने और सहिष्णुता पूर्वक शासन किया। लेकिन ये काफी इसको जुल्फिकार खां इस पर अधिकार था। हालांकि ये काफी बड़ा बेखबर सा रहा करता था, ज्यादा साम्राज्य के कार्य में भाग नहीं लिया करता था, साम्राज्य की इसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, इसलिए इसको साहिब बेखबर की उपाधि से भी नवाजा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है ये साहिब बेखबर था। और इसके अलावा इतिहासकार ने इसके बारे में कहा है कि यह अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। इसके बाद का हम काल देखेंगे कि इस काल में जो गुटों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ईरानी, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदू मुस्लिम, जो भारतीय मुस्लिम जो थे, इनका प्रभाव बढ़ रहा था। और आगे चलकर जब हम लोग देखेंगे जहांदर शाह से लेकर फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला तक देखेंगे कि किस तरह सैयद बंधुओं ने ईरानी गुट जुल्फिकार खां की गुट को समाप्त कर एक जो भारतीय मुस्लिम थे उनके गुट का प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, बाद में मोहम्मद शाह रंगीला उनसे मुक्त होता है और वो स्वतंत्र होकर शासन करने की कोशिश करता है। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला ही वो शासक था जिसके समय में ये साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा, इसको एक बार लिख लेते हैं बहादुर शाह प्रथम को, और जहां पे कोई बात आएगी उसको नोट कर लेंगे। लिखिएगा, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, बहादुर शाह प्रथम डाल लिया। चलिए लिखते हैं 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में बहादुर शाह 63 वर्ष की अवस्था में
63 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बहादुर शाह की मां, ये लिखिएगा बहादुर शाह का जन्म राजौरी के राजा राजू की पुत्री, राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसने क्या किया, इसने आकर सबसे पहले दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोशिश की और शांतिपूर्ण मैत्री की नीति को अपनाया। ठीक है, लिखिएगा गद्दी संभालते ही या सत्ता संभालते ही, कुछ भी लिख लीजिएगा, सत्ता संभालते ही इसने दरबारी गुट कौन कौन से थे? ईरानी, तुरानी, अफगानी और भारतीय मुस्लिम। जो हिंदू थे कन्वर्टेड हो गए थे मुस्लिम में, वो कहलाते थे भारतीय मुस्लिम। सत्ता संभालते ही इसने दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की या प्राप्त करने का प्रयास किया और इसने मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाया। क्या क्या अपनाया मैत्रीपूर्ण नीति में? पॉइंट लगा के लिखिएगा। फर्स्ट लिखिएगा इसने क्या क्या नीति अपनाई। फर्स्ट लिखिएगा राजपूत राजाओं को अपने दरबार में यथोचित सम्मान दिया। लिखिएगा राजपूत राजाओं को अपने दरबार में यथोचित सम्मान दिया। ठीक है, राजपूतों को उसने कंट्रोल कर लिया, यानी कि उसने राजस्थान को कंट्रोल कर लिया। और क्या किया उसने जाट नेता चूड़ामल और बुंदेल नेता छत्रसाल के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाया और अंततोगत्वा चूड़ामल बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बहादुर शाह का प्रमुख सहयोगी बनता है। लिखिएगा इसने जाट नेता चूड़ामल तथा बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ, बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध निभाए। हालांकि इन लोगों ने पहले विद्रोह किया था, लेकिन इनके विद्रोह को उसने दबा दिया। मैत्रीपूर्ण संबंध निभाए। यही चूड़ामल, लिखिए आगे से, यही चूड़ामल बंदा बहादुर के खिलाफ, बहुत सुंदर इतिहास है बंदा बहादुर का, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। बंदा बहादुर के खिलाफ संघर्ष में बहादुर शाह का सहयोगी बनता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही हैं। चूड़ामल भी उनमें से एक थे। जब बंदा बहादुर हिंदू पदशाही की स्थापना की बात कर रहे थे तो चूड़ामल बहादुर शाह प्रथम का साथ दे रहे थे। खैर इतिहास है, इसको देखना पड़ता है। सहयोगी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। और क्या करता है ये? 2 पॉइंट लिख लिया हम लोगों ने। तीसरा पॉइंट और क्या करता है ये? गुरु गोविंद सिंह के लिए, अभी जब हम बंदा बहादुर देखेंगे तो देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की पत्नियां
किस प्रकार बंदा बहादुर को के विरोध में जाकर कार्य करती हैं। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने पूरा जीवन अपना निकाल दिया था मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए, उनके कई पुत्र थे, चारों पुत्र उनके मृत्यु हो जाती है। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की गर्दन शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ वर्तमान में है दिल्ली में, वहाँ पर काट दी जाती है। और वही गुरु गोविंद सिंह की पत्नियां, 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, वो पत्नियां जाकर फर्रुखसियर से मिल जाती हैं और बंदा बहादुर वहाँ पर हथियार डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जब बंदा बहादुर का हम इतिहास पढ़ेंगे तब इन सब चीज़ों का जिक्र वहाँ पर करेंगे। चलिए, और क्या काम करता है ये तीसरा लिखिएगा। तीसरा, गुरु गोविंद सिंह को मनसब प्रदान करता है। गुरु गोविंद सिंह को मनसब प्रदान करता है। और क्या करता है? संभाजी के पुत्र साहू जी को मुक्त कर देता है। संभाजी के पुत्र संभाजी के पुत्र साहू जी को मुक्त कर देता है। जी को मुक्त कर देता है, जो कि मुक्त कर देता है, जो कि 1689 से 1689 से मुगलों के पास कैद थे। जो कि 1689 से मुगलों के पास कैद थे। मुगलों के पास कैद थे। देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा और हम डिटेल में लिखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इसी के नीचे बनाकर लिखिएगा। इस चीज का लिए जो कि साहू जी को मुक्त करते हैं, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं। देखिए, कुछ इतिहासकार जैसे रोमिला थापर इसको बादशाह की सहिष्णुता की नीति मानते हैं। सहिष्णुता की नीति मानते हैं। जबकि कुछ इतिहासकार जिनमें बिपिन चंद्रा का नाम आता है, जबकि कुछ इतिहासकार इसे बहादुर शाह की कूटनीति मानते हैं। बहादुर शाह की कूटनीति मानते हैं। क्या कूटनीति थी? कूटनीति ये थी कि उस वक्त मराठवाड़ा में राजाराम की विधवा ताराबाई समीक्षिका के रूप में कार्य कर रही होती हैं, जबकि अधिकार होता है साहू जी का, क्योंकि शिवाजी के बाद संभाजी और संभाजी के बाद साहू जी को गद्दी मिलनी थी। लेकिन चूंकि संभाजी का पूरा परिवार कैद कर लिया गया था, जिसमें संभाजी की मृत्यु हो जाती है युद्ध में और साहू जी कैद कर लिए जाते हैं। उस समय कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो उनका दूसरा भाई राजाराम गद्दी पर बैठता है। सौतेला भाई राजाराम गद्दी बैठता है और राजाराम भी संघर्ष में मारा जाता है। तब राजाराम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र की समीक्षिका बनकर गद्दी पर बैठती हैं। लेकिन अगर साहू जी नहीं होता तो मराठवाड़ा में वो संघर्ष चल रहा होता और वो मुगलों के लिए हानिकारक सिद्ध होता। तो उसने सोचा क्यों ना पारिवारिक लड़ाई करवा दी जाए, और पारिवारिक लड़ाई को करवाने के लिए वह साहू जी को मुक्त कर देता है। लेकिन उस साहू जी को कोई भी स्वतंत्र निकाय नहीं मानता। उसे उसकी सरदेशमुखी तो दे देता है, लेकिन चौथ वसूली का अधिकार नहीं देता, यानी कि उसको वो स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। तो ये उसकी एक कूटनीतिक चाल मानी जाती है। लिखिए, जबकि कुछ इतिहासकार इसे बहादुर शाह की कूटनीति मानते हैं। क्या कारण था? इस समय मराठवाड़ा में राजाराम की विधवा ताराबाई संरक्षिका के रूप
शासन की बागडोर संभाली हुई थी। शासन की बागडोर संभाली हुई थी। ठीक है, समीक्षिका के रूप में क्या, शासन की बागडोर को संभाला हुआ था, ताराबाई संभाली हुई थी। जबकि ज्येष्ठता के नियम के आधार पर, जबकि शासन के ज्येष्ठता के नियम के आधार पर उस पर अधिकार साहू जी का होता है। देखिएगा, जबकि शासन की ज्येष्ठता के आधार पर, जबकि शासन की ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर, ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर शासन की ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर मराठवाड़ा पर अधिकार, मराठवाड़ा पर अधिकार साहू जी का बनता है, साहू जी का बनता है। अधिकार साहू जी का बनता है। अतः पारिवारिक कलह को बढ़ावा देने के लिए, पारिवारिक कलह को बढ़ावा देने के लिए साहू जी को मुक्त किया जाता है। साहू जी को मुक्त किया जाता है। बात समझ में आई? क्या कारण था? साहू जी को मुक्त किया जाता है, लेकिन उसे सरदेशमुखी तो दी जाती है, लेकिन उसे सरदेशमुखी तो दी जाती है। सरदेशमुखी क्या होता है कि एक तरह से वहां पर कर को वसूल करने वाला, ठीक है, कर को वसूल करने वाला। तो कर सरदेशमुखी जो दी जाती है वो टोटल आय का 1/10 दिया जाता है, जबकि चौथ क्या होता है, टोटल आय का 1/4 होता है, जो राजस्व का बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन उसे सरदेशमुखी तो दी जाती है, किसको, साहू जी को, लेकिन उसे सरदेशमुखी तो दी जाती है, परंतु चौथ वसूली का अधिकार नहीं दिया जाता। चौथ वसूली का अधिकार नहीं दिया जाता। इससे यह मालूम पड़ता है कि जो दूसरा तर्क है वो ज्यादा प्रमाणिक है, अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इससे यह मालूम पड़ता है जो दूसरा हम लोगों ने रीजन देखा है वो ज्यादा प्रमाणिक है पहले वाले की अपेक्षा। उसकी सहिष्णु की नीति होती तो वो चौथ वसूली का भी अधिकार देता, लेकिन वो चौथ वसूली का अधिकार नहीं देता, सिर्फ जो सरदेशमुखी देता है, चौथ वसूली का अधिकार अपने पास रखता है। इसलिए मतलब उसने एक कूटनीतिक चाल चली थी जिससे कि परिवार में कलह हो जाए और उससे शासन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि जहां कहा जा रहा है कि बंदा बहादुर बहुत सहिष्णु व्यक्ति था, लेकिन बहादुर साहब बहुत सहिष्णु व्यक्ति था, लेकिन वो बंदा बहादुर के खिलाफ अपनी दमन की नीति को समाप्त नहीं करता है। दमन की नीति बंदा बहादुर के खिलाफ वो जारी रखता है, जो इस बात के लिए इतिहासकारों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या ये वाकई में एक सहिष्णु व्यक्ति था या सिर्फ एक कूटनीतिक व्यक्ति था, कुल एक राजनीतिक व्यक्ति था। जहां बंदा बहादुर के साथ देखते हैं तो बंदा बहादुर के साथ इसका संघर्ष देखने को मिलता है 1710 का, और 1710 के संघर्ष में बंदा बहादुर अधिकार कर लेता है इसके एक किले पर। लिख लेते हैं इसको, सरहिंद के किले पर अधिकार कर लेता है, इसको एक किले पर लिख लेते हैं। 1710 में बंदा बहादुर के साथ इसका संघर्ष होता है। बंदा बहादुर के साथ इसका संघर्ष होता है, बंदा बहादुर के साथ इसका संघर्ष होता है, और सरहिंद के किले पर, बंदा बहादुर का अधिकार हो जाता है। बंदा बहादुर का अधिकार हो जाता है।
ठीक है, सरहिंद के किले पर कौन अधिकार कर लेता है? बंदा बहादुर अधिकार कर लेता है, बंदा बहादुर का अधिकार हो जाता है। हालांकि बाद में फिर से युद्ध होता है और उस युद्ध में वापस ये सरहिंद का किला जो कि लोहगढ़ का किला था ये पराजित हो जाता है और ये वापस पहुंच जाता है किसके पास? बहादुर शाह प्रथम के पास। लेकिन जब 1712 में बादशाह की मृत्यु हो जाती है तो लोहगढ़ के किले को पुनः कौन प्राप्त कर लेता है? बंदा बहादुर प्राप्त कर लेगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, संघर्ष हुआ जिसमें सरहिंद का किला जीत लिया बंदा बहादुर ने। दूसरे युद्ध में वो लोहगढ़ पर अधिकार करने की कोशिश करता है जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी रहता है। लेकिन जब 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उस पर अधिकार हो जाता है बंदा बहादुर का। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लोहगढ़ के किले पर, लोहगढ़ के किले पर बंदा बहादुर का अधिकार हो जाता है, बंदा बहादुर का अधिकार हो जाता है। देखिए अब जब हम बंदा बहादुर पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो से इतना समझ लीजिएगा कि लोहगढ़ के किले पर बंदा बहादुर का अधिकार हो जाता है, ठीक है। चलिए ये सब कुछ चल रहा था 27 फरवरी 1712 को बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। कब इसकी मृत्यु कब होती है? 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह प्रथम की, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार है सिडनी ओवन, उन्होंने कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। लिख लीजिएगा, यहां से प्रश्न मन किया जाता है कि किस इतिहासकार ने कहा है बहादुर शाह के बारे में कि वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, तो वो इतिहासकार सिडनी ओवन था। लिखिएगा, इतिहासकार सिडनी ओवन ने, इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा या सिडनी ओवन ने लिखा है, सिडनी ओवन ने लिखा है कि वह अंतिम मुगल सम्राट था, इन्वर्टेड कोमा में लिखेगा, वह अंतिम मुगल सम्राट है, वह अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है या कहा जा सकता है, कुछ अच्छा कहा जा सकता है, कुछ अच्छा कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। एक बार प्रश्न हो रहा था कि किसके कहने पर साहू जी को मुक्त किया था, वो था जुल्फिकार खान, ठीक है। इसको आप कहीं पर भी लिख लीजिएगा कि जुल्फिकार के कहने पर बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को मुक्त किया था, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हुई कि वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा इतिहासकार एक खफी खां है, इतिहासकार खफी खान है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इतिहासकार खफी खान है, इतिहासकार खफी खान है, इतिहासकार खफी खान है इसे शाह बेखबर के नाम से पुकारा है, या इसको उपाधि दी गई है शाह बेखबर, यानी कि जो बेखबर रहता हो, बेखबरी में रहता हो, जिसको अपने साम्राज्य की कोई भी खबर न रहती हो, वो कहलाता है शाह बेखबर। इतिहासकार खफी खान ने इसे शाह बेखबर की उपाधि से उपाधि दी है, शाह बेखबर की उपाधि दी है, ठीक है। किसने दी है? शाह बेखबर की उपाधि यहां पर दिखाई दी है, किसने दी है? खफी खान ने दी है। अब यहां पर बहादुर शाह का चैप्टर समाप्त हुआ। अब जब यहां पर अगर हम अध्ययन करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, तब हम ये देखेंगे कि मुगल साम्राज्य में बहुत सारे दलों का, बहुत सारे जो गुट हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और बहुत सारे गुट वहां पर अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश करती हैं और स्वयं में
वो एक निर्माता बन जाते हैं, किंग मेकर बन जाते हैं। कौन कौन से गुट है उनका एक बार उल्लेख कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर को बाद में कल कंप्लीट करेंगे। इसको देख लेते हैं। लिखिएगा मुगल दरबार में गुट, हेडिंग डालिएगा मुगल दरबार में गुट, क्योंकि आगे आप लोगों को गुट, क्योंकि बहुत मदद मिलने वाली है इन चीजों से। देखिए जो गुट थे वो कौन कौन से गुट थे देख लेते हैं। ईरानी, तुरानी, तुर्की के लोग थे ये, अफगानी और भारतीय मुस्लिम। ये 4 गुट ज्यादा सक्रिय थे मुगल दरबार में। कौन कौन से? ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी या भारतीय जो मुस्लिम थे। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि इनमें कौन कौन था, तो तुरानी और अफगानी जो थे वो सुन्नी थे। तुरानी और अफगानी क्या थे? सुन्नी थे। वहीं ईरानी शिया थे। वहीं ईरानी कौन थे? शिया थे। तुरानी अफगानी सुन्नी थे और ईरानी जो थे वो शिया थे। ठीक है, शिया मत में जो थे वो था असद खां। इसके जो नेता थे दरबार में वो थे असद खां और इनका पुत्र था जुल्फिकार खां। अभी हम लोगों ने नाम भी लिया था जुल्फिकार खां, कि जुल्फिकार खां के कहने पर बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को मुक्त किया था। तो वो कौन से गुट का था? ईरानी गुट का था, शिया था और जुल्फिकार खां था। और जो हमारे मुगल थे कि सुन्नी थे, मुगल सुन्नी मत को मानने वाले थे। इसलिए यहाँ पर विवाद हमेशा रहा है कि वो सुन्नी की सुनेगा या शिया की सुनेगा। इन दोनों में हमेशा विवाद रहता है, शिया सुन्नी की। जबकि चौथी कैटेगरी जो है वो भारतीय मुस्लिम की है और इनको एक्चुअल में ये लोग मुस्लिम मानते ही नहीं थे, है ना। इनको क्योंकि ये लोग कन्वर्टेड थे, हिंदू से मुसलमान बने थे, इसलिए इनको एज ए मुस्लिम माना ही नहीं जाता था और दरबार में उतना महत्व नहीं दिया गया था औरंगजेब के समय तक। लेकिन इसमें 2 भाई सैयद बंधु पैदा होते हैं और सैयद बंधु वहां पर अपना प्रभाव दिखाई देते हैं। और अभी आप आगे देखेंगे रफुद्दौला से लेकर आगे तक इन लोगों ने किस तरह किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईरानी और अफगानी की। तो इसमें एक तुरानी दल है। तुरानी दल का जो नेता है वो चिनकिलीज खां देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा? चिनकिलीज खां और गाजीउद्दीन फिरोज खां। तो इस गुट का कौन मिलता है? चिनकिलीज खां, चिनकिलीज खां। दूसरा गाजीउद्दीन फिरोज जंग। इन लोगों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, गाजीउद्दीन फिरोज जंग, क्योंकि कई बार इन लोगों के नाम आने हैं और कि किसने क्या कहा, तो कौन सा ईरानी गुट का है, कौन सा तुरानी गुट का है। वहीं अगर भारतीय मुस्लिम की बात करें तो इस दल के नेता थे सैयद बंधु, जिसमें अब्दुल्ला और हुसैन अली थे। कौन थे? सैयद बंधु। 2 भाई थे ये, अब्दुल्ला और हुसैन अली। अब्दुल्ला और हुसैन अली। ठीक है, ये भारतीय मुस्लिम थे या भारतीय गुट के व्यक्ति थे। यहाँ एक चीज देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जब हम भारतीय मुस्लिम बोल रहे हैं या भारतीय लोग थे जो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, उस दल को यहाँ के जाट, राजपूत, बुंदेले और मराठा, ये जो लोग थे, इन लोगों का सहयोग प्राप्त था। यानी कि इस दल के साथ दरबार में कौन कौन था? सैयद बंधु वाले गुट के साथ कौन कौन था? जाट थे, रूहेला थे, बुंदेला थे, राजपूत थे। तो ये जो आदि लोग थे, जो भारतीय लोग थे, वो लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे थे इन सैयद बंधुओं का। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि किस तरह मुगल दरबार जो था वो विभिन्न गुटों में बटा हुआ था और ये गुट ही वहां पर किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। अभी हम सैयद बंधु का रोल देखेंगे। ये सैयद बंधु यहाँ बहुत बड़े किंग मेकर बनकर निकलने वाले हैं और कई लोगों को इन्होंने सत्ता पलट की और कई लोगों को इन्होंने राजा बनाया। ठीक है, तो आज हम लोगों की क्लास यहाँ तक ही रहेगी। कल हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो लगातार आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा, सुंदर से नोट्स बनाइएगा, मैप की मदद लीजिएगा। ठीक है, मैप की मदद लीजिएगा और
हम इसका बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होगा, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता रहेगा। पूरी यहाँ पर आपके लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल की पूरी तैयारी होगी, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और घर बैठकर पढ़ते रहिएगा। बाकी आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह तो आपको करना ही है, वो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है। और केस स्टडी भी हमारा एक चल रहा है सेशन, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, और जो हमारी परीक्षा के लिए या मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए या विभिन्न स्थानों पर उदाहरण देने के लिए किस तरह वो हमारे लिए आवश्यक हो सकती हैं। तो सब कुछ देखते रहिएगा, सब कुछ पढ़ते रहिएगा। मैंने बताया था कि 2-3 चीज़ें आप लोगों को करनी है, योजना पढ़नी है, कुरुक्षेत्र पढ़नी है, और एक मंथली मैगजीन तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो अब इन्हीं शब्दों से आप मुझको अनुमति दीजिएगा, देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।